Good morning, everyone. Myself, Dr. Ramesh Meena, Assistant Professor, Government PG College. बच्चों, हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कर रहे थे, जो कि बीए पार्ट 3rd ईयर का सेकंड पेपर है। उसमें हम कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुसार अध्ययन कर रहे थे, तो जिसमें हम शीत युद्ध का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने शीत युद्ध किसे कहते हैं, उसकी अवस्थाएं, उन सब का अध्ययन किया था, उसका अंत कैसे हुआ। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उस पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन करना था। ये तुम्हारे क्वेश्चन भी बन सकता है कि शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने से पहले हमें एक राजनीतिक मैप, विश्व का राजनीतिक मैप खरीदना है, और उसमें हमें इन सब जैसे देशों के नाम आते हैं, सब चीज़ों के लिए हमें एक मैप का साथ रखना ज़रूरी है। तो उसमें हमें पता होना चाहिए सोवियत संघ कहाँ है, रूस कहाँ है और अमेरिका कहाँ है। जैसे अभी इसमें कितनी सारी घटनाएं हुई थी, क्यूबा संकट है, क्यूबा कहाँ पड़ता है, मतलब छोटे छोटे देश है जिन जिन का नाम आता है, कहाँ पर दियागो गार्सिया कहाँ पे हैं, ऐसे जो भी देश का नाम आता है उन सबको हमें उसमें अध्ययन करना है, और उसको देखते हुए, उसको साथ में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना है। इसलिए जितने भी BA 3rd ईयर के बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस के या MA के हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने से पहले हमें एक मैप खरीदना है और उसका अध्ययन करना है, और इसको पढ़ते समय भी हमें साथ में रखना है। तभी जाके हम अच्छी तरह से इन देशों के मैप में हमें, इसमें कई सारे ऐसे आते हैं, पश्चिमी राष्ट्र, पूर्वी राष्ट्र, एशियाई राष्ट्र, यूरोपीय राष्ट्र। तो हमें पता होगा कि यूरोप में कौन कौन से राष्ट्र है, एशिया में कौन कौन से राष्ट्र हैं, और मतलब अफ्रीका के कौन से हैं, पूर्वी एशिया कौन से हैं, दक्षिणी एशिया के कौन से हैं, मध्य एशिया कौन से हैं। इन सब चीज़ों का, इन देशों का हमें पता होगा, जब भी जाके हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक व्यावहारिक अध्ययन कर पाएंगे। हमें चाहे भूगोल का किसी भी, मतलब ज़रूरी है, भूगोल का स्टूडेंट हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, कोई सी भी सब, मतलब हमें सबसे पहले मानचित्र का अध्ययन करना ज़रूरी है। तो अब हम अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव। क्या क्या प्रभाव पड़े थे? विश्व का 2 गुटों में विभाजित होना, आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार, आणविक युद्ध की संभावना का भय, सैनिक संधि एवं सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य, शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण, संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु करना, सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना, मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि विश्व का 2 गुटों में विभाजित होना। तो पहले हम देखते हैं कि क्या, कैसे प्रभाव पड़ा इसका। ठीक है, तो देखते हैं कि विश्व राजनीति को शीत युद्ध ने अत्यधिक प्रभावित किया है। इसने विश्व में भय, आतंक के वातावरण को जन्म दिया है, जिससे शस्त्रों की ओर बढ़ी। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को पंगु बना दिया और विश्व को 2 गुटों में विभाजित कर दिया। शीत युद्ध के प्रभाव इस प्रकार है। तो सबसे पहला है विश्व का 2 गुटों में विभाजित होना। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय बन गया। एक तरफ तो अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ, दोनों पृथक पृथक गुटों का नेतृत्व करने लग गए। अब विश्व की समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उलझनपूर्ण बन गई। चाहे कश्मीर समस्या हो, या कोरिया समस्या हो, अफगानिस्तान समस्या हो, या अरब इजराइल संघर्ष, अब उस समय गुटीय स्वार्थों के परिप्रेक्ष्य में सोचने की प्रवृत्ति बढ़ी। दूसरा है आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ाया। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति आ गई।
विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि कब एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा। नेहरू ने ठीक ही कहा था कि हम लोग निलंबित मृत्युदंड के युग में रह रहे हैं। तीसरा है आणविक युद्ध की संभावना का भय। 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया था। शीत युद्ध के वातावरण में यह महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा। क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। अब लोगों को आणविक आतंक मानसिक रूप से सताने लगा। आणविक शस्त्रों के निर्माण की होड़ में वृद्धि हुई। आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल गई। सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों, सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। कौन कौन से सैनिक संगठन थे? जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम था। इसके कारण शीत युद्ध में उग्रता आई। इन्होंने निशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। वस्तुतः इन सैनिक संगठनों ने प्रत्येक राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर युद्ध की स्थिति में रख दिया। कि शीत युद्ध काल में बहुत सारे सैनिक संगठन बने थे, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रही। इस कारण से मतलब दोनों महाशक्तियों के बीच में सैनिक संधि हुई, सैनिक गठबंधन बनने लगे। इससे निरंतर युद्ध की स्थिति बनी रही। शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया, जिसके कारण विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की योजनाएं धूमिल हो गई। कैनेडी ने कहा था कि शीत युद्ध ने शस्त्रों की शक्ति, शस्त्रों की होड़ और विध्वंसक शस्त्रों की खोज को बढ़ावा दिया। अरबों डॉलर शस्त्र प्रविधि और शस्त्र निर्माण पर प्रतिवर्ष खर्च किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण। कैसे हुआ यांत्रिकरण? शीत युद्ध का स्पष्ट अर्थ यह लिया जाता है कि विश्व दो भागों में विभक्त है। एक है महादेवताओं का तो दूसरा दानवों का। एक तरफ काली भेड़ें हैं तो दूसरी तरफ सफ़ेद भेड़ें हैं। इनके मध्य कुछ भी नहीं है। इससे जहाँ इस दृष्टिकोण का विकास हुआ कि जो हमारे साथ नहीं वह हमारा विरोधी है, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकदम यंत्रीकरण हो गया, यानी मैकेनिज्म व्यू, मशीनीकरण हो गया, यांत्रिकरण हो गया। ठीक है बच्चों, आगे हम कल अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या